अपने घर का इंटीरियर या फिर रिनोवेशन कराने के लास्ट में आपको कौन सा काम कराना चाहिए और लास्ट में आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपके साथ किसी प्रकार का स्कैम या फिर आपके पैसे वेस्ट ना हो सके। आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक सिंह दांगी। स्वागत है आप सभी का स्टेप बाय स्टेप इंटीरियर सीरीज बाय अव्याना इंटीरियर्स में, जिसमें हम बात करते हैं कि अपने घर के इंटीरियर कराने की क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होने वाली है और उस प्रोसीजर में कौन से मटेरियल यूज होते हैं और उस मटेरियल को खरीदते समय कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए और स्कैम से किस तरीके से आप बच सकते हैं, क्योंकि इंटीरियर में मार्केट स्कैम बहुत ही कॉमन हो चुके हैं आजकल। और आज की ये वीडियो इस सीरीज का पार्ट 13 होने वाला है, जिसमें हम लास्ट स्टेप्स के बारे में बात करने वाले हैं, यानी स्टेप नंबर 20, 21 एंड 22 के बारे में अपने इंटीरियर को या फिर रिनोवेशन कराने की। दोस्तों, हमारा स्टेप नंबर 20 है एक्सेसरीज फिटिंग। अपने घर के इंटीरियर की, अपने लिविंग रूम की, किचन की या फिर बेडरूम की जितनी भी एक्सेसरीज होती है, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी, हमें सबको फिट करवा लेना है। जो मैंने प्रीवियस स्टेप्स में बोला था ना कि जो डोर्स आपको सिर्फ और सिर्फ बनवाना है, फिटिंग आपको नहीं कराना है, वो फिटिंग का टाइम अब आ चुका है। अब आपको अपने सारे डोर्स आपको फिट करवाना है, चाहे वो फ्लश डोर हो या फिर सॉलिड वुड डोर विद पॉलिश वाला डोर हो, सारे डोर्स आपको फिट अभी करवा लेना है। इसके साथ साथ किचन के शटर्स हो गए, किचन के हार्डवेयर्स हो गए, सैनिटरी फिटिंग्स हो गई, जैसे कि शावर हो गया, टैप्स हो गया, वॉश बेसिन हो गया, बाथ टब अगर आपने बाथरूम में यूज़ किया है तो वो भी लगवा लेना है। सारी की सारी जो इलेक्ट्रिकल और लाइटिंग की जो फिटिंग है वो हमें करा लेना है। प्रोफाइल लाइट आपने दी है तो वो आपको फिट करा लेना है। SMD लाइट, COB लाइट, ये सब आपको फिट करा लेना है। वॉल पैनलिंग के ऊपर अगर ट्रैक लाइट आपने दी है तो वो ट्रैक लाइट आपको फिटिंग करवा लेना है। स्विचेस एंड सॉकेट्स आपको फिटिंग करवा लेना है, लेकिन जो स्विच सॉकेट की जो प्लेट होती है उसे आपको नहीं लगाना है। वो मैं आपको बता दूंगा आपको कब लगाना है, ठीक है। उसे आपको स्किप करना है। सारे के सारे डोर्स फिट करवा लेना है। डोर के अंदर जो लॉक है वो भी आपको फिट करा लेना है। किचन में अगर आप चिमनी यूज कर रहे हो, डेफिनेटली चिमनी आपको यूज करना चाहिए, क्योंकि इतना एक्सपेंसिव किचन बना रहे हो और चिमनी वहां पर होनी ही चाहिए, तो चिमनी को इंस्टॉल कराना चाहिए। कुक अपना गैस स्टोव होता है, जो कुक टॉप होता है या फिर होप, अगर जो भी आप यूज कर रहे हो उसके फिट आपको करवा लेना है। सारे के सारे हार्डवेयर्स आपको फिटिंग करा लेना है इस पॉइंट ऑफ टाइम पर। अब चलिए, हार्डवेयर्स को खरीदते समय या फिर इंस्टॉल करते समय कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले, किचन का कोई भी हार्डवेयर हो, सबसे पहले आपको ब्रांड की कंपनी का ही वो हार्डवेयर लेना है, क्योंकि हमें चाहिए अच्छे क्वालिटी का हार्डवेयर जो लॉन्ग लाइफ चले, जो ड्यूरेबल हो। किचन में यूज़ होने वाले चैनल्स हो गए, ऑटो इंजेस हो गए या फिर हाइड्रोलिक हो गया, हर 2 से 3 साल में ये खराब होते रहते हैं अगर आपने नॉन ब्रांड कंपनी का ले लिया है तो हमेशा गो फॉर ब्रांडेड कंपनी इन केस ऑफ हार्डवेयर इन किचन। सेकंड, चिमनी के कुछ टिप्स के बारे में हम बात करते हैं। तो चिमनी खरीदते समय 2 टाइप की चिमनी या फिर 2 साइज में मार्केट में चिमनी अवेलेबल होती है। एक तो 2 फुट की चिमनी और एक 3 फुट की चिमनी। अगर आपका गैस स्टोव का 2 या 3 बर्नर का गैस स्टोव है तो आप डेफिनेटली 2 फुट की चिमनी से काम चल जाएगा। वही अगर आपका होब या फिर कुकटॉप में 3 से 4 से 5 बर्नर वाला कुकटॉप है तो वहाँ पर आपको बड़ी चिमनी यानी 3 फीट वाली चिमनी यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि उस केस में वही सबसे ज़्यादा काम करने वाली है। इसके बाद सक्शन पावर, कितने सक्शन पावर की हमें चिमनी खरीदनी चाहिए, क्योंकि मार्केट में 700 से लेके 1600 सक्शन पावर की चिमनी मिलती है। तो हमारे जो इंडियन घरों के लिए जो बेस्ट सक्शन पावर वाली चिमनी होती है वो होती है 1200 से लेके 1400 के बीच की जो सक्शन पावर की चिमनी होती है, वही आपको अपने घर के लिए खरीदना है, और क्योंकि वही इंडियन घरों में सबसे बेस्ट काम करती है। नेक्स्ट, जो चिमनी का पाइप हो गया भैया, उसमें 2 से ज़्यादा बेंड आपको देना ही नहीं है। अगर 2 से ज़्यादा बेंड है तो चिमनी में प्रॉब्लम आ सकती है। नेक्स्ट, तो चिमनी की जो जगह होती है, कहाँ पर आपको चिमनी को इंस्टॉल करना है, उसकी जगह आपको पहले से ही एडवांस में उसकी पोजीशन प्लान कर लेना है। जनरली तो चिमनी होती है वो गैस स्टोव हो गया या फिर जो कुकटॉप या फिर होप कोई सा भी आप लगा रहे हो उसके जस्ट ऊपर ही हमारी चिमनी प्लेस करी जाती है, ताकि वो अपना वर्क एफिशिएंटली कर पाए। साथ ही साथ जो चिमनी होती है वो 2 तरीके की चिमनी आपको देखने को मिल जाती है। एक तो डक्ट चिमनी और दूसरी हो गई डक्टलेस चिमनी। अगर आपके किचन में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ से आप चिमनी का जो पाइप होता है वो बाहर निकाल सको, आपका किचन है पूरे लेआउट में बीचों बीच में आ रहा है और बाहर निकालने की जगह नहीं है, तो उस केस में आप डक्टलेस चिमनी के साथ जा सकते हो। डेफिनेटली जो डक्टलेस चिमनी होती है वो डक्ट वाली चिमनी से चीप आ जाती है, सस्ती आती है, क्योंकि उसके बहुत सारे डिसएडवांटेज होते हैं। लेकिन चिमनी ना लगाने से तो अच्छा है कि आप डक्टलेस चिमनी ऑप्शन के साथ जा सकते हो, क्योंकि पाइप का हमारे पास कोई सी तरीके की जगह नहीं है कि हम उसे बाहर निकाल दें, क्योंकि जो पाइप होता है उसे हमें बाहर निकालना
पड़ता है। तो इस पॉइंट का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट जो चिमनी होती है, क्लीनिंग के मामले में भी 2 टाइप की चिमनी आपको मार्केट में मिल जाती है। एक तो हो गई रेगुलर फिल्टर वाली चिमनी, जिसमें आपको जो फिल्टर होता है वो हर महीने चेंज करना बदलता है, तो उसका खर्चा आपका अलग से लगता है, ठीक है, वो चिमनी में इंक्लूड नहीं होता है। दूसरा होता है ऑटो क्लीन चिमनी, जो अपने आप क्लीन हो जाती है, उसमें सिर्फ आपको हर महीने उसका जो चेम्बर होता है वो बस धोना पड़ता है, वापस से उसे इंस्टॉल करना होता है। तो सेकंड वाली जो ऑटो क्लीन चिमनी होती है वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव आती है, लेकिन आपको हमेशा ऑटो क्लीन वाली चिमनी के साथ ही आपको जाना चाहिए। और जो फर्स्ट वाली है, जिसका आपको बार बार हर महीने फिल्टर चेंज करना पड़ता है, वो आपको इससे ज़्यादा महंगी मिलती है, क्योंकि जो फिल्टर की कॉस्ट है वो हर महीने आपको एडिशनल लगाना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट चिमनी में आपको ध्यान रखना है कि जो चिमनी की जो हाइट होगी, वो जो आपका गैस स्टोव होगा उससे 32 इंचेस से 36 इंचेस के बीच में ही आपको प्लेस करना है, तभी वो बहुत ही अच्छी तरीके से और एफिशिएंटली वर्क कर पाएगी। नेक्स्ट एक्सेसरीज यानी नेक्स्ट हार्डवेयर के बारे में बात करते हैं, जो हमारे किचन में ज़्यादातर यूज़ होता है, और आप भी ज़्यादातर इसी चीज़ में कंफ्यूज होंगे कि भैया मैं कुकटॉप लूँ या फिर होब लूँ, क्योंकि होब जो होता है भैया उसके भी बहुत सारे एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं, और कुकटॉप के भी बहुत एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं। चलिए जानते हैं कि आपको होब के साथ जाना चाहिए या फिर कुकटॉप के साथ जाना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं कुकटॉप। भैया जो कुकटॉप होता है वो बहुत पहले से चलता आता है, जिसे हम जो हमारा काउंटर टॉप होता है उसके ऊपर डायरेक्टली पेस्ट करा जाता है, मतलब कुकटॉप खरीद कर लाना पड़ता है और हमारे काउंटर टॉप पर सिर्फ रखना ही पड़ता है और काम शुरू हो जाता है हमारा। लेकिन जो होब होता है वो काउंटर टॉप के अंदर फिट करा जाता है। जैसे कि आपका काउंटर टॉप ग्रेनाइट का है या क्वार्ट्ज का है, तो उसमें आपको एक सेक्शन काटना पड़ेगा उस होब के साइज़ का, उसके अंदर वो होब फिट होगा। यानी जो होब होता है वो परमानेंटली फिक्स हो जाता है, लेकिन हमारा जो कुकटॉप होता है उसे हम हिला डुला आगे पीछे मूवमेंट करा सकते हैं। दोस्तों जो कुकटॉप होता है वो ईजी टू क्लीन होता है, ईजी टू मेंटेन होता है, ईजी टू चेंज एंड रिप्लेस होता है। हमारा मन करा यार ये कुकटॉप की बॉडी मुझे अच्छी नहीं लग रही या फिर ये कुकटॉप थोड़ा ख़राब हो गया है, तो हम उसे ईजिली चेंज कर सकते हैं, रिप्लेस भी कर सकते हैं, नया कुकटॉप ला सकते हैं। ईजी टू इंस्टॉल है। ईजी टू इंस्टॉल किया, हमें सिर्फ और सिर्फ मार्केट से खरीद कर मॉडल सिलेक्ट कर हमारे काउंटर टॉप के ऊपर रखना ही पड़ता है। इंस्टॉलेशन कोई इसकी हाई नहीं होती है, बहुत ही चीप होता है। होप बहुत एक्सपेंसिव होता है। जो ब्रांडेड कंपनी के जो कुकटॉप होते हैं उनकी जो कॉस्टिंग होती है वो 10,000 से 15,000 के बीच में आपको देखने को मिल जाती है। ब्रांडेड की अगर मैं बात करूँ, अगर नॉन ब्रांडेड के साथ जाओगे तो वो 5,000, 7,000, 8,000 के भी कुकटॉप आपको मिल जाएंगे। 2 बर्नर, 3 बर्नर, 4 बर्नर वाले भी कुकटॉप मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि भैया मुझे स्लिम कॉम्पैक्ट कुकटॉप चाहिए, तो वो भी आजकल मार्केट में अवेलेबल मिल गए। और तो और ग्लास बॉडी हो गई, मैट बॉडी हो गई, उस बॉडी के भी कुकटॉप मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन जो ग्लास बॉडी वाले जो कुकटॉप होते हैं उसका एक डिसएडवांटेज ये होता है कि उसके ऊपर आप हैवी यूटेंसिल्स यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि दाल बाटी का ओवन हो गया है, उसे हम डायरेक्टली हमारे कुकटॉप पर रखते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है ना, हैवी यूटेंसिल्स में आप में ग्लास बॉडी का क्रैक होने का या फिर हेयर लाइन क्रैक आने के चांसेस उसमें होते हैं। तो इस पॉइंट का आपको ध्यान रखना है। जनरली हम यूज़ करते हैं जो एसएस बॉडी यानी स्टेनलेस स्टील की बॉडी वाले कुकटॉप को हम यूज़ कर सकते हैं। तो मैं हमेशा मेरे क्लाइंट को या फिर सबको कुकटॉप ही रिकमेंड करता हूँ, होप रिकमेंड क्यों नहीं करता हूँ, चलिए जानते हैं। हाँ, जो होप होता है वो डेफिनेटली आपके किचन को लग्जरी बना देगा, लग्जरी फील देगा, एकदम प्रीमियम लुक देगा और सीमलेस कॉम्पैक्ट लुक देगा, क्योंकि वो काउंटर टॉप के अंदर ही फिट करा जाता है। लेकिन ये क्या होता है कि ईजी टू क्लीन नहीं होता है, ईजी टू मेंटेन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो होप होता है और जो हमारा काउंटर टॉप होता है उसके बीच में एक जॉइंट्स होता है, तो कभी कभी उस जॉइंट्स के बीच में डस्ट हो गया, डर्ट हो गया, वो फंसने के चांसेस होते हैं। और कभी कभी तो अगर वो जॉइंट बड़ा हो गया या फिर जो होब है वो सही तरीके से इंस्टॉल नहीं करा है, तो हमारे जो नीचे के कैबिनेट से जो प्लाईवुड से बनाए हुए हैं वो उसमें कभी कभी पाने के चांसेस या फिर डैमेज होने के चांसेस हो सकते हैं। तो इसमें ईजी टू क्लीन नहीं होता है, ईजी टू मेंटेन नहीं होता है। इसके बाद इसका जो इंस्टॉलेशन है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। यहाँ पर हमें एक्सपीरियंस मिस्त्री की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसे ही जो टाइल लगाने वाला, ग्रेनाइट लगाने वाला मिस्त्री इसे ईजिली इंस्टॉल नहीं कर पाता। यहाँ पर हमें एक्सपीरियंस मिस्त्री की ज़रूरत पड़ती है। अगर इंस्टॉलेशन में उसने थोड़ी बहुत दिक्कत दे दी तो हमें लाइफ टाइम के लिए हेडेक हो जाएगा हमारे लिए। फिर वापस से रिपेयर करने को भेजो, फिर इंस्टॉल करो, फिर हमारा दिन रात ख़राब हो जाएंगे। और अगर आप जॉब पे काम करते हो और आपको पास इतना टाइम नहीं है बार बार इंटीरियर की चीज़ें रिपेयर करवाओ, ख़राब हो गई है फिर चेंज कराओ, तो ये दौड़ा भागी तो भैया मैं अपनी लाइफ में नहीं चाहता हूँ। अगर आप इसे हैंडल कर सकते हैं तो डेफिनेटली होप के साथ आप
जा सकते हैं। और एक सबसे पूरा डिसएडवांटेज मुझे होप का ये लगता है कि इसमें अपग्रेडेशन या फिर चेंज में ये इसे कर ही नहीं सकता हूँ, ठीक है। अगर किसी प्रकार से होप जो है वो ख़राब हो गया है या फिर मुझे अपग्रेड करना चाहिए, नहीं यार मुझे दूसरे मॉडल के साथ जाना है, तो आप उसके साथ नहीं जा सकते, क्योंकि आपको सेम ही साइज़ का मॉडल उसमें लगाना पड़ेगा आपके काउंटर टॉप पर, वरना आपको पूरा का पूरा काउंटर टॉप चेंज कराना पड़ेगा। और होप की जो कॉस्टिंग होती है वो कुक टॉप से बहुत ही महंगी होती है, डबल द कॉस्ट होती है। जो होप होते हैं भैया वो 20,000 से स्टार्ट होते हैं, 30,000, 40,000, 50,000 के भी होप आपको मार्केट में देखने को मिल जाते हैं। लेकिन होप का एक एडवांटेज होता है कि होप में आपको स्मार्ट फीचर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि आप इसमें अलार्म सेट कर सकते हो, टाइमर सेट कर सकते हो, कुकिंग टाइम सेट कर सकते हो। वो स्मार्ट फीचर्स आपको होप में देखने को मिल जाता है, यानी ऑटो इग्निशन भी आपको होप में देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये स्मार्ट फीचर्स आपको होप में मिलते हैं, कुक टॉप में आपको ये सारी चीज़ें नहीं मिलती। आप मेंटेनेंस फ्री चाहिए, क्लीनिंग फ्री चाहिए, तो आप डेफिनेटली कुक टॉप के साथ जा सकते हैं। और आजकल मार्केट में जैसा कि मैंने बताया काफ़ी स्लिमलेस कॉम्पैक्ट कुक टॉप के मॉडल्स भी मार्केट में अवेलेबल मिल जाते हैं, उसके साथ भी आप जा सकते हैं। तो मैं हमेशा दूसरों को कुक टॉप ही रिकमेंड करता हूँ, ताकि मेंटेनेंस फ्री हो, क्लीनिंग फ्री हो और हेडेक फ्री लाइफ हो। अब मैं आपको कुछ टिप्स दे देता हूँ, चाहे आप कुक टॉप के साथ जा रहे हो या फिर होप के साथ जा रहे हो। तो अगर आपने डिसाइड किया है कि आपको होप के साथ ही जाना है क्योंकि आपको लग्जरी फील्ड में जाना है, तो हमेशा ब्रांडेड होप को ही आपको चूज़ करना चाहिए, क्योंकि ब्रांडेड होप में अच्छी क्वालिटी मिलती है, अच्छी वारंटी मिलती है। और हमेशा 8 से 10 साल की वारंटी वाला होप भी आपको यूज़ करना चाहिए, क्योंकि कभी पर भी हमें रिपेयरिंग की ज़रूरत पड़ी तो कंपनी वाले ही उसे रिपेयर करके जाते हैं। इसके बाद टिप नंबर 2, आपको करेक्ट टाइप का बर्नर सिलेक्ट करना है अपने कुक टॉप के लिए और होप के लिए। कुक टॉप में जनरली हमारा इंडियन बर्नर होता है, एक ही टाइप का बर्नर अवेलेबल होता है। वही अगर आप होप चूज़ कर रहे हो, होप में जा रहे हो, तो होप में आपको 2 टाइप के बर्नर देखने को मिल जाते हैं। एक तो हमारा इंडियन टाइप का बर्नर और दूसरा हो गया यूरोपियन स्टाइल का बर्नर। दोस्तों जो यूरोपियन स्टाइल का जो बर्नर होता है, उस बर्नर की जो आग की फ्लेम होती है वो स्कैटर्ड डायरेक्शन में जाती है, जिससे जो कुकिंग टाइम होता है उस पर इम्पैक्ट पड़ता है, स्लो कुकिंग टाइम होती है। लेकिन जो हमारा इंडियन टाइप का जो बर्नर होता है उसकी जो फ्लेम है वो एकदम अपवर्ड डायरेक्शन में जाती है, जिससे हमारा जो कुकिंग होती है वो फास्ट कुकिंग होती है। तो इसीलिए आपको हमेशा जो इंडियन बर्नर होता है उसी के होप के साथ आपको जाना है। टिप नंबर 3 है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भैया मुझे होप के साथ जाना चाहिए, लेकिन 2-3 चीज़ें आपको रोक रही है, एक तो क्लीनिंग उसमें दिखती है, मेंटेनेंस उसमें ज़्यादा है, तीसरा उसमें अपग्रेडेशन नहीं कर सकते, और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कॉस्टिंग उससे ज़्यादा, यानी डबल द कॉस्ट और 3 टाइम्स कॉस्ट है कुक टॉप से। तो डेफिनेटली आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, कुक टॉप के साथ जाइए। कुक टॉप में भी बहुत अच्छे सीमलेस कॉम्पैक्ट मॉडल आ गए हैं, ग्लास बॉडी के साथ आ गए, डिफरेंट फिनिश के साथ आ गए, उन्हें आप ट्राई आउट कर सकते हैं। उनसे भी आपका जो किचन है बहुत ही कॉम्पैक्ट, स्लिमलेस और लग्जरी लग सकता है। नेक्स्ट जो हमें अधिकतर कंफ्यूजन होता है कि भैया होप और कुक टॉप में जो कुकिंग टाइम होता है वो किस में ज़्यादा होता है, किस में कम होता है। कोई लोग तो बोलते हैं या फिर कोई कॉन्ट्रैक्टर लोग ये बोलते हैं कि कुक टॉप में ज़्यादा होता है, होप में कम होता है। कोई बोलता है कि होप में कुकिंग टाइम ज़्यादा होता है और कुक टॉप में कम होता है। दोनों ही गलत है, दोनों ही में सेम कुकिंग टाइम होता है, किसी में डिफरेंट फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क तब पड़ता है कि अगर आपने होप में जो यूरोपियन बर्नर अगर यूज़ किया तो वहाँ पर कुकिंग टाइम स्लो हो जाएगा, वही अगर होप में आपने जो इंडियन बर्नर होता है वो अगर यूज़ किया तो दोनों में जो कुकिंग टाइम है वो सेम ही होता है, इतना सा भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया कि आपको अपने किचन में होप लगाना है या फिर कुक टॉप लगाना है, चिमनी लगाना है तो कौन सी चिमनी लगाना है, चिमनी खरीदते समय कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है। जो भी हार्डवेयर्स आप लगा रहे हो हमेशा ब्रांडेड कंपनी के हार्डवेयर्स आपको लगाना चाहिए अपने किचन में। अब हम आगे बढ़ सकते हैं हमारी फाइनल स्टेप में, जिसमें हम हमारा जो फाइनल कोट ऑफ पेंट हम हमारी पूरी दीवारों पर करेंगे। लेकिन पेंट करने से पहले सबसे पहले आपने क्या कर दिया, सारी इलेक्ट्रिकल लाइट्स को फिट कर दिया, एसएमडी कर दी, सीओबी कर दी, ट्यूबलाइट कर दी, ट्रैक लाइट कर दी, जितनी तरह की लाइट आपने अपने इंटीरियर में लगा रखी है सबको आपको ऑन कर देना है, चालू कर देना है। फिर आपको अपनी दीवार पर देखना है कि दीवार पर किसी प्रकार का अंडुलेशंस या फिर उस दीवार पर कुछ अप्स एंड डाउन्स तो आपको नहीं दिख रहे हैं।
अगर उसमें किसी प्रकार का 3 mm 4 mm का अगर उसमें अंडुलेशंस दिख रहा है, 1 mm 2 mm का थोड़ा सा भी अंडुलेशन को नहीं दिख रहा है, तो उस अंडुलेशन को आपको चौक मिट्टी से फिल कर देना है। चौक मिट्टी का पेस्ट बनाना है और उसको आपको अपनी अंडुलेशन वाली वॉल पर फिल कर देना है, लगा देना है। और चौक मिट्टी लगाने के बाद आपको सैंडिंग करनी है, फिर वापस से आपको लाइट्स ऑन करना है, फिर देखना है कि अब अंडुलेशन है या नहीं, होगा तो डबल से चौक मिट्टी का कोट करना है, फिर सैंडिंग करना है। उसके बाद आपकी जो वॉल है पूरी तरीके से क्लीन हो गई है, अच्छी उसकी फिनिश की सरफेस हो गई है। अब फाइनली आपको यहाँ पर क्या करना है, फाइनल कोट ऑफ पेंट कर देना है, यानी सेकंड कोट ऑफ पेंट। फर्स्ट कोट ऑफ पेंट हमने पहले कर दिया था, अगर आपने प्रीवियस वाली वीडियो देखी है तो, और उस वीडियो में मैंने बोला था कि अभी आपको सेकंड कोट आपको बाद में करना होता है। तो अब आपको यहाँ पर अपना पेंट का सेकंड कोट आपको करना है। जो भी पेंट आपने सिलेक्ट किया है, एपोलाइट सीरीज़ का पेंट या फिर रॉयल सीरीज़ का पेंट, जो भी पेंट आपने सिलेक्ट किया है उसका सेकंड कोट आपको कर देना है। और थर्ड कोट भी आप कर सकते हैं अगर आपके पेंटर को और आपको लग रहा है कि यार थोड़ी सी फिनिश मुझे यहाँ पर फीकी फीकी लग रही है, कम लग रही है, तो थर्ड कोट भी आप उसके ऊपर यानी दीवारों के ऊपर कर सकते हैं। लेकिन पेंट करने से पहले अपने जितने भी फर्नीचर हो गया, अप्लाइंसेस हो गया, हार्डवेयर्स हो गया, टेबल हो गया, अपनी टीवी यूनिट सबको आपको कवर कर देना है। कवर करने के बाद ही पेंट करना है, वरना सारे आपके जो सोफे है, फर्नीचर है, वो सब गंदे हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। तो सबसे पहले पेंट करने से पहले आप उसे किसी भी कपड़े से या फिर चीज़ से उसे कवर कर देना है। अब यहाँ पर हमारा जो इंटीरियर का जितना भी काम है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब लास्ट में आपको कुछ नहीं करना है, आपका सारा पेंट गया, पेंट वाला जो बंदा है वो करके निकल के बाहर चला गया। इसके बाद आपको क्लीनिंग वाला बंदे को लाना है पकड़कर, और अपने पूरे घर के जितने भी इंटीरियर है सबको अच्छी तरीके से क्लीन करवाना है। जितने भी जो पेंट आपने किया, अगर पेंट कहीं पर लग गया है तो उसे अच्छे तरीके से क्लीन कराना है। अपनी विंडो क्लीन करवा लेना, आपका जितना भी जो फर्नीचर आपने बनाया है, बेडरूम, लिविंग रूम, किचन, सबको अच्छे तरीके से क्लीन आपको करवा लेना है। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सारे आपने जो भी इंटीरियर बनवाया है, आपका फॉल सीलिंग का काम हो गया, पेंट का काम हो गया, किचन का काम हो गया, लिविंग रूम का काम हो गया, वार्डरोब का काम हो गया, लाइटिंग का काम हो गया, इलेक्ट्रिकल्स की लाइटिंग का काम हो गया, सबको अच्छी तरीके से चेक कर लेना है। इलेक्ट्रिकल्स में सारे स्विच और सॉकेट सब चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है, जो कनेक्शन हो गए वो अल्टरनेट कनेक्शन तो नहीं हो गए, जैसे कि एक स्विच से ऊपर वाला चल रहा है या फिर एक स्विच से 2 बल्ब भी चल सकते हैं। तो ऐसा हो जाता है, थोड़ी सी मिस्टेक स्विच और सॉकेट में वायरिंग करते समय होती है, तो ये सब आपको चेक कर लेना है। फॉल सीलिंग आपको चेक करना है, फिनिश सही आई है नीचे। कैबिनेट्स के एजेस आपको चेक कर लेना है, कैबिनेट्स को खोलते समय चू की आवाज़ तो नहीं आ रही है। डोर को चेक कर लेना है, डोर के जो हिंजेस है वो सही तरीके से काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहा है। वार्डरोब को आपको चेक करना है, वार्डरोब के जो एजेस है उसको आपको चेक करना है। सनमाइका को आपको चेक करना है, इस सनमाइका फुली तो आपको दिखाई नहीं दे रही, उसको नोक कर आपको चेक कर लेना है। तो ये सारी चेकिंग आपको अपने इंटीरियर पे कर लेना है और उस सारी चेकलिस्ट को आपको नोट कर लेना है। फिर उसके बाद जब कॉन्ट्रैक्टर आपका बिलिंग करने आएगा तो उसको आपको ये चेकलिस्ट देनी होती है। फिर जो कॉन्ट्रैक्टर होता है आपके चेकलिस्ट के अनुसार सारे जो रिपेयर करना है, सारे जो वार्डरोब में जो भी गलतियाँ है, मिस्टेक्स उसने करी, वो सब कुछ रिपेयर करके आपको दे देगा। फिर फाइनल में आपको जो कॉन्ट्रैक्टर है उसका हिसाब होगा, फॉल सीलिंग वाले का अलग हिसाब होगा, पेंटर का अलग हिसाब होगा, वुड वर्क वाले का अलग हिसाब होगा। तो सबका आपको उसके जो कॉस्टिंग पहले से डिसाइड हो रखी थी, पर स्क्वायर फीट की जो कॉस्टिंग होती है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो आपको कॉस्टिंग में चीट नहीं होना है, जितना जो मांग रहा है उससे आपको थोड़ा सा कम कराने है, ज़्यादा भी कम नहीं कराना है, क्योंकि मैंने आपको और जो कॉस्टिंग जो लगनी चाहिए कॉस्टिंग आपके इंटीरियर पर, वो सारी कॉस्टिंग मैंने आपको बता दी है, ठीक है। तो इसके बाद जो भी कॉन्ट्रैक्टर आया उसका हिसाब कर उसको फ्री कर आप अपने घर का पूरा इंटीरियर का काम कंप्लीट करा चुके हो। अब कुछ नहीं करना है, आप अपने घर में शिफ्ट हो सकते हो और इसका इनॉग्रेशन या फिर जो उद्घाटन होता है आप उसे करवा सकते हो। तो फाइनली इस स्टेप के साथ हमारी जो स्टेप बाय स्टेप इंटीरियर की जो सीरीज़ है वो 13 से 14 से वीडियो में सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है। ये सीरीज़ आपको कैसी लगी? क्या आप इस सीरीज़ से फर्स्ट वीडियो से देखते हैं या फिर लास्ट वीडियो से आपने पूरी सीरीज़ को देखा है या नहीं देखा है? अगर नहीं देखा है तो इस सीरीज़ की पूरी प्लेलिस्ट पार्ट 1 से पार्ट 14 तक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहाँ से जाकर आप दे सकते हैं। इस सीरीज़ को बनाने के पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क लगा, यानी पिछले 6 से 8 महीने से मैं इस सीरीज़ पर वर्क कर रहा था, इसके नोट्स बना रहा था, PDF बना रहा था और करीबन मैंने 3 से 4 डायरी इस सीरीज़ के नोट्स बनाने में भर दी है।
बहुत सारे पेजेस मैंने फाड़े आपके लिए सीरीज़ के नोट्स जो भी उसको एक तरीके से सिस्टोमेटिक तरीके से बनाने में, इसकी पीपीटी बनाने में। इसके जो नोट्स है एक प्रॉपर ऑर्डर में मुझे इसलिए बनाना था ताकि अगर मैं प्रॉपर ऑर्डर में बनाता, प्रॉपर पॉइंट्स में बनाता हूँ तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आता है। तो कोई भी जो चीज़ जो पॉइंट्स में होती है ना वो हमें अच्छी तरीके से जल्दी समझ में आती है। तो आपके लिए 5 से 6 महीने का जो हार्डवर्क है वह सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि ये सीरीज़ आपको हेल्प करी है या नहीं करी है, और अगर आपने अपना जो घर है वो इस इंटीरियर स्टेप बाय स्टेप इंटीरियर सीरीज़ को देखकर बनाया है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में थैंक यू लिखना मत भूलिएगा। और लास्ट में जैसा कि मैंने इस सीरीज़ के फर्स्ट वीडियो में अनाउंसमेंट करा था कि आपको बहुत सारे बोनस मिलने वाले, सारे बोनस डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर चेक कर सकते हैं। पीडीएफ का जो लिंक है वो आप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और जो मेरी जो ई बुक है जिसके हम चार्ज कर देते हैं वो आपको इस सीरीज़ में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है, उसका भी आपको लिंक, उस ई बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और जो रेट चार्ट है सारे मटेरियल्स का रेट चार्ट, भैया वॉल पेंटिंग मटेरियल्स हो गया, फॉल सीलिंग मटेरियल्स हो गया, डोर का मटेरियल हो गया, वुड का रेट चार्ट, जितने भी रेट चार्ट होती है 2023 के हिसाब से जो ट्रेंडिंग में रेट्स चल रहे हैं सारे मटेरियल्स के, वो रेट चार्ट की शीट भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। उस पीडीएफ को डाउनलोड कर वहाँ से आप चेक कर सकते हैं और किसी प्रकार के स्कैम से आप बच सकते हैं। कोई ज़्यादा मांग रहा है तो आप उसे टोक सकते हैं, यार ये तो आज के टाइम के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है, तो आप उससे डेफिनेटली बोल सकते हैं और डिस्काउंट उससे मांग सकते हैं। इसके बाद फाइनली लास्ट में ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, लास्ट मुझको एक अनाउंसमेंट करना था जो कि मैंने बीच में और स्टार्टिंग में बोला था कि अगर आप इंटीरियर डिज़ाइनर हो, आर्किटेक्ट हो या फिर इंजीनियर हो तो आपके लिए बहुत ही स्पेशल चीज़ आने वाली है। वो है पूरा का पूरा कोर्स आपके लिए आने वाला है। मतलब ऐसा कोर्स होने वाला है जो आज तक आपने इंटीरियर की फील्ड में कहीं नहीं देखा होगा। पूरा का पूरा रिवोल्यूशनरी कोर्स आने वाला है आपके लिए। तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा कि आपको ये कोर्स चाहिए या ना चाहिए। इसकी कोर्स की जो डिटेल्स होगी वो जल्दी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा या फिर कम्युनिटी टैब में मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। तो मिलता हूँ आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिएगा, खुशियाँ बांटते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।